कल हम लोगों ने फार्म डिजाइन पर छोड़ा था और हम लोग विशेष रूप से ओपन फार्म की बात कर रहे थे। तो क्या हम देखते हैं कि क्या हम ओपन फार्म में भी ईसी फार्म जैसा रिजल्ट पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। उसके लिए हमने आज आईबी ग्रुप का ये आईबी ग्रुप का है। आईबी ग्रुप की वेबसाइट से आपको मिलेगा जहां पर उन्होंने दिखाया है कि ओपन हाउस में और ईसी हाउस में क्या रिजल्ट आता है। पहले आईबी ग्रुप बहुत सारे ओपन फार्म के फार्मर के साथ में कांटेक्ट करता था, लेकिन अब वो अधिकतर ईसी हाउस बनवाने के लिए कहता है और ईसी हाउस बनवाने के लिए जोड़ देता है। तो अगर आप लोग देखें तो उनके अनुसार 40 से 45 दिन में जो बर्ड तैयार हो जाता है वो ईसी फार्म में 32 से 35 दिन में तैयार होता है। क्या तैयारी होती है? एवरेज बॉडी वेट उसका 1.8 केजी ओपन फार्म में और 2.2 केजी इसी हाउस में। एफसीआर ओपन हाउस में 1.8 से 2.2 बता रहे हैं और ईसी हाउस में एफसीआर 1.45 से 1.6 बता रहे हैं। मोर्टिलिटी 10 से 12% चली जाती है और ईसी हाउस में बता रहे हैं कि 3 से 5% के अंदर रहती है। ओपन हाउस में 5 बैच ही डाल सकते हैं, ईसी हाउस में 6 बैच डाल देते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि अभी इनके ही आईबी कंपनी से ही एक फार्मर है हमारे समस्तीपुर बिहार से, और उन्होंने ओपन फार्म में क्या रिजल्ट पाया था। ये जीसी आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी। ये जीसी देखिए आप लोग, ये जीसी है 1 साल पहले की, और उस समय इन्होंने ओपन फार्म में ऑल इंडिया बेस्ट रिजल्ट दिया हुआ था। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको इसमें एफसीआर मिलेगा 1.42 का, जबकि ये ओपन फार्म है। ओपन फार्म में एफसीआर आपको मिल रहा है 1.42 का। एवरेज वेट आपको मिल रहा है 2.78 का। मीन एज 36 दिन में, यानी 36 दिन में बर्ड आपका 2.78 केजी का हुआ है 1.42 के एफसीआर के साथ में। और अगर आईबी ग्रुप के हिसाब से ईसी हाउस का रिजल्ट देखें तो ये आ रहा है 32 से 35 दिन, लगभग 36 दिन मान लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वेट 2.2 कह रहे हैं, लेकिन ओपन फार्म में ही 2.7 का रिजल्ट आया हुआ है। हालांकि ये रिजल्ट ठंडे के मौसम का है, तो गर्मी के मौसम में थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे ईसी हाउस के जो स्टैंडर्ड उन्होंने दिए हुए हैं उसके अनुसार, अगर हम ओपन फार्म से तुलना करें जो रिजल्ट आया है, तो उसको हम देखकर ये कह सकते हैं कि हम ओपन फार्म में भी अच्छे मैनेजमेंट के साथ में, अच्छी प्लानिंग के साथ में ईसी फार्म के जैसा रिजल्ट पा सकते हैं। मोर्टिलिटी इन्होंने दिखाया 3 से 5%, और यहाँ पर हम देखें अगर मोर्टिलिटी हमारी, टोटल मोर्टिलिटी भी हमारी 3 से 5% के अंदर में ही है। और इनकी जो पेमेंट बनी है वो 1782 बर्ड, 1782 बर्ड, लगभग 1800 बर्ड इन्होंने डाले थे, और इसमें इनकी जीसी बनी है। पैसा जो बना है वो 69,992 रुपीज़, यानी लगभग 70,000 रुपये के आसपास इन्होंने 1800 बर्ड से बनाया था, और वो भी ओपन फार्म में फार्मिंग करके। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं, प्लानिंग से काम करते हैं, ध्यान देते हैं, तो आप ओपन फार्म में भी ईसी फार्म जैसा फायदा पा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फिर से फार्म डिजाइन वाले प्रेजेंटेशन पे, और एक बार फिर से देखते हैं, जो कि हमारा फार्म डिजाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर वो गलत हो गया तो बाद में फिर फ्लॉक को मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है, वेंटिलेशन में दिक्कत होती है। विशेष रूप से वेंटिलेशन में दिक्कत आती है, प्लस इसके साथ में टेम्परेचर भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसलिए फिर से हम फार्म डिजाइन वाले प्रेजेंटेशन पे चलेंगे। और
और इसे देखेंगे। आप लोगों को प्रेजेंटेशन की स्क्रीन दिख रही है, ओपन फॉर्म डिजाइन दिख रहा है, यस। पीडीएफ फाइल दिख रही है साफ साफ, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है? नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग ये तो देख चुके हैं कि हम लोग ओपन फॉर्म से भी ईसी फॉर्म जैसा रिजल्ट पा सकते हैं। बस हमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। ईसी फॉर्म में चीज़ें सब ऑटोमेटिक होती हैं और ओपन फॉर्म में मैनुअल करना पड़ता है अधिकतर काम को, लेकिन इसे भी हम सेमी ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में बताएंगे। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग ये जानते जाएंगे कि हम कैसे इसको सेमी ऑटोमेटिक बना सकते हैं। ईसी फार्म का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये भी होता है, जो कि कल नहीं बताया था आपको, कि ईसी फार्म में या तो नॉर्मली बीमारी आती नहीं है, लेकिन ओवर क्राउडिंग की वजह से, क्योंकि उसमें बच्चे ज़्यादा डाले जाते हैं, इसलिए बच्चों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से अगर कहीं भी अंदर, क्योंकि सब तरफ से फार्म बंद होता है, तो वेंटिलेशन में कहीं से भी कहीं भी चूक हुई तो बीमारियां आती हैं और फिर उससे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो पहले से ऑटोमेटिक है। मान लीजिए बच्चा खूब पड़ा हुआ है, उसके अंदर लेबर आपके पास या फार्म की देखरेख करने वाले केयर टेकर एक ही दो हैं आपके पास, आपने तो लेबर रखी हुई है, केयर टेकर रखे हुए हैं ऑटोमेटिक सिस्टम के हिसाब से, और बीमारी आने पर आपको दवाइयां लगानी पड़ रही है, देखभाल करनी पड़ रही है मैनुअल के हिसाब से, तो फिर एकदम से आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एकदम से इमरजेंसी में आपको लेबर नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि आप किसी को भी आप फार्म में, क्योंकि ये ब्रायलर फार्मिंग एक टेक्निकल फार्मिंग है, तो ऐसा नहीं कि आप बस गए किसी को भी पकड़ के ले आए और फार्म में इसको लगा दिया और जैसे मर्जी है वैसे कर रहा है, तो इसी फार्म में मामला गड़बड़ाने को उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि ओपन फार्म में आप पहले से ही चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं, पहले से ही तैयारी करके रखते हैं, इसलिए इतनी दिक्कतें बाद में मैनेज करने में नहीं आती है। तो जैसा हम लोगों ने देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपका जो फार्म होना चाहिए वो, जो उसका नींव होना चाहिए, लगभग 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। उसके नींव के ऊपर भी करीब 1.5 से 2 फुट होना चाहिए। दरवाजे के सामने फूड डिप होना चाहिए, जिसमें आप पानी के साथ में फार्मिन वगैरह डाल दें, ब्लीचिंग पाउडर, चूना वगैरह डाल दें। कोई भी बाहर से आता है तो वो फार्म के में डिप करने के बाद, पैर डिप करने के बाद ही अंदर जाएगा। और 2 फार्म के बीच की दूरी कम से कम 30 से 50 फीट होनी चाहिए। कम से कम 50 फीट हो तो बहुत अच्छा है, जिससे वेंटिलेशन अच्छा बना रहे। ये रेखा चित्र है ओपन फार्म का। हाइट देखिए, बीच में हाइट रखिए, कोशिश करिए 14 फीट रखिए। दरवाज़ा 4 फीट चौड़ाई हो और 6 फीट ऊंचाई हो। दीवार बता चुके हैं 2 फीट लगभग ऊंची होनी चाहिए आपकी। उसके बाद जो आपको जाली लगानी है, वो जो नेट वाली जाली आती है, मुर्गा जाली मत लगाइए, पतली वाली आप वो जाली लगाइए जो जीआई वायर से बनती है। टाटा जीआई वायर की जाली होती है, मजबूत होती है, उसको कोई जानवर वगैरह काट नहीं पाता है। क्योंकि एक बार मान लीजिए कोई जानवर रात में घुस गया तो पूरे उस रात में ही वो, क्या नाम समझ लीजिए, आपका तिहाई चौथाई जो फ्लॉक है बर्बाद कर देगा, और बाकी जो आपके बर्ड होंगे उनको इतना डरा देगा कि वो बर्ड जो है सही से ग्रोथ नहीं करेंगे। इसलिए आपको फार्म मैनेजमेंट में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपके बर्ड दहशत में ना आए किसी भी वजह से। वो भी एक तरीके का स्ट्रेस ही है। ये कुछ देखिए मॉडल फार्म हाउस है आपका। इसमें एस्बेस्टस की जो सीट होती है उनसे छत बनाई जाती है, और जब आप छत बनाइए तो कोशिश करिए इसके ऊपर पैरा वगैरह डाल दीजिए, वॉल वगैरह डाल दीजिए, या आजकल कई लोग जो घास लगाई जाती है लॉन में वो भी लगवाने लगे हैं। 3-4 रुपए या 5 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आती है। एक बार लगा देते हैं, फिर उस पर पानी देते रहते हैं, तो घास उगी रहती है छत पे उनके, तो ऊपर से गर्मी या सर्दी का कोई असर नीचे नहीं आता है। फार्म आपका ईस्ट वेस्ट में बनता है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर साल में अधिकतर समय गर्मी ही रहती है, भारत में तो अधिकतर जगह साल में 8 महीने 9 महीने गर्मी ही रहती है, 2-3 महीने बस ठंड रहती है, तो ऐसी जगहों पर आप फार्म ईस्ट और वेस्ट में, यानी कि पूर्व पश्चिम के हिसाब से बनाएं। ऐसी जगह पर अगर आप रहते हैं जहां पर अधिकतर समय साल में ठंडक ही रहती है, तो आप फार्म उत्तर और दक्षिण वाला बनाएं। साथ में जो ये दीवार के साइड में लटकन होती है, इसको हैंग ओवर या हैंग आउट कहते हैं, इसको आप करीब 3.5 फीट रखिए।
3.5-4 फीट रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपका फार्म 20 फीट से या 24 फीट से, फार्म की चौड़ाई अगर आप इस समय की बात करें तो 24 फीट होना ही चाहिए, 24 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आगे 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए भी तैयार रहें, तो आपके फार्म की चौड़ाई 20 फीट ही रखिए, क्योंकि आने वाले समय में लगभग 10 साल के अंदर आपका जो बच्चा आज के समय में 30 दिन 35 दिन लेता है 2 किलो का होने में, वो मुश्किल से 25 दिन में ही 2 किलो का होना शुरू हो जाएगा। 2 किलो का बच्चा इतनी जल्दी हो रहा है, तो दाना वहीं खा रहा है, वहीं उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, वहीं पर अमोनिया भी बन रही है, इसलिए वेंटिलेशन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर आपका फार्म 24 फीट से ज़्यादा चौड़ा है तो आप अपने ऊपर छत पर ऐसे टरबाइन वेंटिलेटर भी लगवाएं। अब थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं फार्म के लिए जगह और ज़मीन का चुनाव हम कैसे करें। अच्छा, पहले क्या था कि अभी इसी महीने आया है कि अब लाइसेंस लेना ज़रूरी हो गया है। उसकी वजह ये रही है कि बर्ड फ्लू कई जगह फैल रहा है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने अब ये कर दिया है कि आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी हो गया है। आपको लाइसेंस लेना होगा तो उसके लिए आप जो आपके राज्य का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जाएंगे। उसके लिए पहले आप अपने ज़िला के कृषि विज्ञान केंद्र जाएंगे। अगर या वहाँ पर ज़िले में आपके हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है तो आप वहाँ पर जाएंगे, वो लोग आपकी इसमें मदद करेंगे कि लाइसेंस कैसे आपको मिलेगा। कुछ गाइडलाइंस है जिनका आपको पहले भी ध्यान रखना था और अब भी ध्यान रखना है। रिहायशी इलाके या इंडस्ट्रियल एरिया जिसे कहते हैं, औद्योगिक इलाके हैं, उनसे कम से कम 500 मीटर दूर आप फार्म बनाइए। अगर 500 मीटर दूर नहीं हो पा रहा तो कम से कम जो पास की आबादी है गांव में, उससे तो दूर बनाइए। आपका जो फार्म है वो आसपास की ज़मीन से कम 2 फीट ऊपर होना चाहिए, जिससे बाई चांस मान लीजिए पानी वगैरह भरता है बरसात में, तो आपके फार्म के अंदर पानी ना आए। एक बार पानी आ गया तो ऐसी बीमारी आती है, फिर उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने बहुत सारे फार्म देखे हैं जो कि नदी के आसपास बने हुए थे और बाढ़ आई है, पूरा का पूरा फार्म बर्बाद हो गया है। आसपास अगर मान लीजिए जैसे पानी के स्रोत, जैसे नदी है, मान लीजिए तालाब है, नहर है, कुआं है, तो उससे कम 100 मीटर की दूर आपको बनाना है, जिससे कि वाटर कंटेमिनेशन ना हो, यानी कि पानी प्रदूषित ना होने पाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नदी है, तालाब है, नहर है, कुआं है, कुछ भी है जिससे पानी का स्रोत है, इससे 100 मीटर दूर कम से कम रखिए। नेशनल हाईवे है, कोई नेशनल हाईवे है आपके आसपास तो उससे 100 मीटर, और स्टेट हाईवे से 50 मीटर दूर आपको फार्म बनाना है। आपके गांव में या जहां भी आप फार्म बना रहे हैं उसके आसपास अगर कोई रास्ता हो, पगडंडी हो, आने जाने कोई भी रास्ता हो, चक्रोड हो, तो उससे 10 से 15 मीटर दूर रखिए अपने फार्म की बाउंड्री को। आपकी फार्म की शुरुआत 10 से 15 मीटर दूर होनी चाहिए। आसपास अगर कोई दीवार है, मान लीजिए कि बगल में कोई दीवार है या आपके ही फार्म की दीवार है, फार्म की चारों तरफ बाउंड्री है फार्म के बाहर से कम 20 मीटर दूर रखिए, जिससे वेंटिलेशन अच्छा हो। वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पानी, हवा और तापमान। इससे अगर आप समझौता नहीं कर सकते हैं, अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो ये सीधे सीधे आपके बर्ड के परफॉर्मेंस पे असर डालेगा ही डालेगा। जो बर्ड आपको मिल रहा है, इसमें ब्रायलर बर्ड जो आ रहा है, उसकी जेनेटिक इफिशियंसी या कैपेसिटी या कहें उसका जो डीएनए है, उसका इस तरीके से है कि वो 30 दिन में 2 किलो का हो सकता है, वो भी 1.4 एफसीआर पे। 30 दिन में 2 किलो आपका बच्चा 1.4 एफसीआर पे हो सकता है। 40 दिन में या 42 दिन में वो 3 किलो का हो सकता है 1.6 एफसीआर पे। अगर नहीं हो रहा है आपके फार्म में तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उसको अगर आप दूर करेंगे और ध्यान देंगे तो आपको भी वो रिजल्ट मिलेगा। बाढ़ से बचाने के लिए पास के जल स्रोत जैसे नहर है, ये कुआं वगैरह, या जहां पर पानी इकट्ठा होता हो जैसे तालाब है, नाला है वगैरह, की ऊंचाई से 2 फीट ऊपर फार्म का आधार होना चाहिए। फर्श के हिसाब से ये ऊंचाई मापी जा रही है, ऐसा नहीं कि आप नहर है बगल में तो आप उसके 2 फीट छत ऊपर नाप रहे हैं। आपकी फर्श फार्म की, जैसे मान लीजिए बगल में नहर है आपके या बगल में तालाब है, तो देखिए कि उसकी जो सबसे ऊपर वाली ऊंचाई है तालाब की, वो कहाँ पर है, और उसके 2 फीट ऊपर से आप फार्म बनाइए, यानी कि 2 फीट ऊपर रखिए, यानी आपकी फार्म की जो फर्श है वो 2 फीट ऊपर हो।
वो इसलिए होना चाहिए, मान लीजिए पानी बरसात तेज बरस गया किसी दिन और बाढ़ सी आ गई आपके एरिया में, तो पानी जब भरेगा तो तालाब में भरा या नहर में भरा तो वो ऊपर उसके सबसे ऊपर का ही लेवल है नहर का या तालाब का, वहां तक तो आएगा ही आएगा। उसके बाद वो पानी आसपास फैलना शुरू होगा। अब बाई चांस मान लीजिए कि आपका फर्श उसके तालाब के लेवल से थोड़ा सा नीचे है, तो बहुत जल्दी पानी आपके फार्म में आकर भर जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इससे बचा करके रखना है। अब देखिए प्रति बर्ड जगह कितनी रखनी है, लाइट, ड्रिंकर, फीडर, ये क्या व्यवस्था करनी है। तो जो हमने आपको पोटेंसी बताया है, डीएनए बताया है कि जिस डीएनए के हिसाब से बर्ड इस समय आ रहा है, ब्रायलर का बर्ड इस समय उपलब्ध है, उस हिसाब से आपका ब्रायलर का बर्ड 1 स्क्वायर फीट में 1500 से लेकर के 1600 ग्राम बहुत अच्छे से बड़ा हो जाता है। उसके बाद दिक्कत होती है। अक्सर आपने देखा है ना कि फार्म में जब बच्चा 30 दिन का हो जाता है, 35 दिन का हो जाता है, तो एकदम से कोई बीमारी आती है और फिर मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है। और फिर आपने जो मेहनत कर रखी होती है शुरू से लेकर के 30 दिन तक, 35 दिन तक, दाना भी खिला रखा है, पालने में भी मेहनत कर रखी है, वो सब आपके बर्ड के मरने से बेकार हो जाती है। इसलिए बर्ड को जगह की कमी मत रखिए। जैसे गर्मी के मौसम में प्रति बर्ड आप 1.5 वर्ग फीट की जगह दीजिए एक बर्ड पर। मान लीजिए कि आपके फार्म में जगह है 1500 स्क्वायर फीट की, तो आप 1000 बच्चा ही रखिए गर्मी के मौसम में, और सर्दी के मौसम में आप 1.3 स्क्वायर फीट पर एक बर्ड आप रख सकते हैं। और ये जो 1.5 बता रहे हैं हम या 1.3 बता रहे हैं, ये थोड़ा सा 1.6 हो जाए तो और अच्छा है। 1.3 की जगह 1.4 स्क्वायर फीट हो जाए तो और भी अच्छा है। वही बात है, अन्यथा बच्चा बड़ा होने पर अतिरिक्त बच्चा मरने लगता है। यानी कि बच्चे को जितनी जगह चाहिए, बच्चा है वो फार्म में जगह तो उतनी ही है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, फार्म में ज़्यादा अमोनिया बन रही है। तो इस सब का असर आपके बच्चों के ऊपर ही पड़ता है। शुरू में दिक्कत नहीं होती क्योंकि जगह पर्याप्त होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वेंटिलेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हवा की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है आपके फार्म में। तो अतिरिक्त जो बच्चा होता है, जो एक्स्ट्रा बच्चा होता है, उस जगह के अलावा मरना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये दवा ढूंढते हैं, वो दवा ढूंढते हैं, लगाते हैं, फिर वो दिक्कत बहुत होती है। हालांकि ऐसी स्थिति में मैनेज करने के लिए हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत महंगी पड़ती है। वो उतनी महंगी पड़ती है कि जितना आप कमाएंगे उतना तो उसी में खर्च कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि आप पर्याप्त जगह अपने फार्म में पहले से रखें। नेचुरली जो ऑक्सीजन मिल रही है बच्चे को वो मिले, मेडिसिन से ऑक्सीजन लेवल ना बढ़ाना पड़े। अब लाइट की व्यवस्था फर्श से 7 से 8 फीट ऊपर छत से लटक कर होनी चाहिए। यानी कि फर्श जो आपका है उससे 7-8 फीट ऊपर आप लाइट को लटका कर रखिए। शेड में ऐसी व्यवस्था करिए जिससे कि वहां से आप लाइट को वहां पर लटका सकें। लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। लाइट अगर अच्छी होगी तभी बर्ड को दाना पानी अच्छे से दिखेगा, तभी वो दाना पानी खाएगा और तभी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए अंधेरा सा है तो बर्ड को दिख ही नहीं रहा दाना पानी, तो क्या खाएगा? एक जगह यहाँ वहाँ हैरान परेशान, या तो घूमेगा या पड़ा रहेगा एक जगह पर। अगर आप एलईडी बल्ब लगा रहे हैं तो 10 फीट के गैप पर लगाएं। ट्यूबलाइट है तो 15 फीट के गैप पर लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक बेल ड्रिंकर, ओपन फार्म में आप निपल सिस्टम ना रखें, कल भी हमने बताया था आपको। ऑटोमेटिक बेल ड्रिंकर ही यूज करें, ऑटोमेटिक हो या नॉन ऑटोमेटिक, मगर ड्रिंकर आपका ऐसा ही यूज होना चाहिए जिसमें बर्ड पानी को अच्छे से पी सके। इसी फार्म के अंदर आपका निप्पल सिस्टम चल जाता है क्योंकि टेम्परेचर और वेंटिलेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। ओपन फार्म में क्या होता है कि टेम्परेचर और वेंटिलेशन घटता बढ़ता रहता है, उतने तेजी से आप मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चे को जितनी जरूरत होगी उतना पानी पी सके, ये जरूरी है कि बेल ड्रिंकर्स हों। कितने होने चाहिए? 25 से 30 ड्रिंकर प्रति 1000 बर्ड पर होने चाहिए। अगर आपके पास ड्रिंकर फीडर इतने होने चाहिए कि बच्चे को जैसे मर्जी हो, जैसे जरूरत हो उसको पी सके, कम ना पड़े। 25 से 30 ड्रिंकर 1000 बर्ड पर रखिए। 2 ड्रिंकर के बीच की दूरी 7 फीट से ज़्यादा मत रखिए। ज़्यादा दूरी होने पर बर्ड को ज़रूरत महसूस होती है, ज़्यादा चलना पड़ेगा। अगर ज़्यादा चलना पड़ेगा
तो एनर्जी ज़्यादा उसको लगेगी। एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो कहाँ से आएगी? वो उसके फीड से ही आएगी। एनर्जी ज़्यादा लगाएगा चलने फिरने में तो फीड खाएगा, और फीड जब खाएगा तो एनर्जी तो चलने फिरने में निकल गई, तो फिर वो वजन लेने में उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ड्रिंकर की ऊंचाई बर्ड की पीठ की ऊंचाई के बराबर रखनी चाहिए। जो बर्ड बर्ड बढ़ता रहता है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि हर 2-3 दिन में ड्रिंकर की ऊंचाई को आप एडजस्ट करिए। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि बर्ड सर उठा करके या उठ करके थोड़ा सा पानी पीता है, तो जो उसके पैरों में लंगड़ेपन की समस्या आती है, ये थोड़ा सा कम रहती है, थोड़ा सा कम होती है। आप खुद ही सोचिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हमेशा घुटना मोड़ करके बैठा रहता है, घुटना मोड़ करके ही क्या नाम जो है सब काम करता है, तो अपने आप इस समय बाद देखेंगे कि वो सीधा खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, और अपने आप ही उसके घुटने में झुकाव सा आ जाएगा, लंगड़ापन सा आ जाएगा। इसलिए ड्रिंकर की ऊंचाई को हर 2-3 दिन में एडजस्ट जरूर करते रहिए बर्ड की पीठ के हिसाब से। बर्ड बढ़ता रहता है तो ऊंचाई भी आप हल्की हल्की बढ़ाते रहिए। फीडर फीडर आप फीडर ऑटोमेटिक लगा सकते हैं ओपन फार्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक पैन फीडर लगभग 50 बर्ड पे एक फीडर होना चाहिए। 2 फीडर के बीच की दूरी 7 फीट से ज़्यादा यहाँ भी ना रखें। यानी कि बच्चा कहीं पर भी हो फार्म में, अगर उसे भूख लगती है या प्यास लगती है तो 7 फीट से ज़्यादा उसे कहीं पर भी चलना ना पड़े। बैलर फीडर प्रति 40 बोर्ड पे एक फीडर। बैलर फीडर जो रखते हैं आप, जो ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, वो 40 बोर्ड पे एक फीडर रखिए, यानी कि दाना और पानी खूब उपलब्ध हो, उसको उसकी कमी ना होने पाए। चिक फीडर जब बच्चा छोटा रहता है तब आप 40 बोर्ड पे एक फीडर रखिए। चिक फीडर आपको पास पास रखने पड़ते हैं, वो ब्रूडिंग वाले सेक्शन में आपको बताया जाएगा। जब ब्रूडिंग वाला सेक्शन हम लोग शुरू करेंगे कि ब्रूडिंग कैसे की जाती है। ब्रूडिंग से पहले फार्म की तैयारी करनी जरूरी होती है, और फार्म की तैयारी और ब्रूडिंग इस दौरान भी 75% आपका मेहनत लग जाना चाहिए। यानी कि जितना आप मेहनत करते हैं पालने में बर्ड को, 75% मेहनत इसी में लगनी चाहिए, तभी आपको ग्रोइंग और फिनिशिंग फेज पर अच्छा रिजल्ट आता है। चिक फीडर जैसे शुरू में जब बच्चा आता है तो उसको आदत नहीं होती है, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा भी रखें जिससे कि उसको जल्दी से जल्दी खाने पीने की आदत लग जाए। ये ब्रूडिंग फेज की चीज़ है। तो ये फार्म डिजाइन वाला हिस्सा आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। समय समय पर जैसे जैसे हम लोग फेज पढ़ेंगे, ब्रूडिंग फेज पढ़ेंगे या अन्य चीज़ों के बारे में, बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो देखेंगे कि फार्म मैनेजमेंट का या फार्म की डिज़ाइन का क्या क्या उस पर असर पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक फार्म डिज़ाइन में नहीं आती हैं, जैसे आपका ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल है, फॉगर सिस्टम है गर्मियों के लिए, या क्या नाम जो है हीट लैम्प सिस्टम होता है सर्दियों के लिए। तो ये जब उसके टॉपिक आएंगे तब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे उसी के हिसाब से। अब जैसे आज हमने ग्रुप में कुछ चीज़ें डाली थी, ग्रुप में हम दिन के समय में भी कई चीज़ें डालते रहते हैं, इसलिए आप लोग बीच बीच में क्या आवाज़ में कोई दिक्कत है क्या हमारे? अगर कोई दिक्कत ना हो आवाज़ में तो लिखिए यस, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में लिखिए यस, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो डीपीएसआई करके इनको दिक्कत है। देखिए आपका नेटवर्क में कुछ दिक्कत होगी, इसीलिए दिक्कत हो रही होगी आपको, है ना। देखिए हमने बीच अभी आज कई चीज़ें डाली थी इसके अंदर पे, हम लोग देखते हैं इसे। और जैसे देखिए नेट पर बैलर फार्मिंग भी कई लोग करते हैं, ये लिंक हमने डाला हुआ है, इसको आप लोग देखिए खोल करके। और उसमें लिटर मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन लिटर मैनेजमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। और ब्रूडिंग कंडीशन, यानी कि ब्रूडिंग कंडीशन आपकी अच्छी रहती है तो चिक किस तरीका का दिखता है, ये आपको ये लिंक खोलने पर मिलेगा। ये हमने देखिए डाला हुआ था कि किस समय आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। ये हमारे एक मेंटर हैं डॉक्टर बीसी दत्त जी, उन्होंने उनका ये प्रेजेंटेशन से लिया गया है। देखिए शेड रेडी क्या है? तो शेड रेडी करने में 25%, यानी कि एक फ्लॉक को पालने में जितनी मेहनत लगती है उसका 25% शेड रेडी करने में ही लगता है। उसका असर आता है ब्रूडिंग पर। शेड आप जितने अच्छे से रेडी करेंगे
उतना ही अच्छी आपकी ब्रूडिंग होगी। और पूरे फ्लॉक की फार्मिंग की मेहनत में ब्रूडिंग में ही आपकी मेहनत मेन लगती है। 50% मेहनत आपकी ब्रूडिंग में लगनी चाहिए। जो एक कहावत कही जाती है ना कि जो ब्रूडिंग के समय सोया वो बाद में रोया, वो वही कहावत है। ब्रूडिंग स्पेशली 0 से लेकर के 7 दिन के दौरान जो ब्रूडिंग होती है उसमें 50% मेहनत लग जाती है। और इसका जो इम्पैक्ट यानी कि इसका असर जाता है ये ग्रोइंग पर जाता है। यानी कि 7 से लेकर के 25 दिन के बीच में जब बर्ड होता है तो उस समय बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, मुश्किल से 10% ही मेहनत लगती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि फार्मर जो है शेड रेडी करते समय मेहनत पे नहीं करते हैं, ब्रूडिंग से मेहनत नहीं करते हैं, बाद में फिर हैरान परेशान होते हैं कि बच्चा हमारा छोटा बड़ा क्यों हो रहा है, एफसीआर हमारा क्यों भाग रहा है ना। और 25 से लेकर के 35 दिन तक 25 से लेकर के 35 दिन तक फिनिशिंग फेज जो हमारा चलता है 15% मेहनत उसमें लगती है। और इसके बाद लगभग 15 दिन हम लोग, बच्चा उठ जाता है हमारा 35 से 40 दिन में, तो उसके बाद हम लोग लगभग 15 दिन के लिए फार्म को बंद रखते हैं और उस दौरान हम लोग फार्म रेडी करते हैं। फार्म रेडी करने के लिए क्या क्या करना होता है, कैसे उसको डिसइंफेक्ट करना होता है, कैसे उसकी फर्श फिर से रेडी करनी होती है, जिससे कि फर्श कच्चा फर्श है तो क्या करना चाहिए, पक्का फर्श है तो क्या करना चाहिए, कैसे उसको डिसइंफेक्ट करें, कौन कौन से उसमें फेज होते हैं, क्या क्या करना होता है। इस पर एक विस्तार से चर्चा करेंगे जल्दी ही, क्योंकि बच्चा आने से पहले शेड रेडी करना बहुत ज़रूरी होता है। शेड रेडी का असर जाएगा ब्रूडिंग पे और ब्रूडिंग का असर हमारा जाएगा आगे जो तैयारी होती है, जो रिजल्ट हमारा आता है उस पर जाता है। ब्रूडिंग में देखिए इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं ब्रूडिंग में, इसलिए ब्रूडिंग के दौरान बहुत मेहनत लगती है। ब्रूडिंग विशेष रूप से ध्यान से करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अभी तक जो कुछ भी चर्चाएं हम लोगों ने की है उसके बारे में अगर कोई सवाल हो तो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। हाँ, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने चर्चाएं की हैं आप चाहें तो ग्रुप में भी डाल करके पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, मेरा एक सवाल है, ये बताइए, मैंने अधिकतर फॉर्म देखा है जो कि लंबाई तो ठीक है, पर जो आप जैसे बता रहे हैं 24 से 25 फीट रहना चाहिए चौड़ाई। 24 फीट यार, उससे कम रखिए, हाँ अब ज्यादा जी मत जी, पर रखिए। मैंने अधिकतर देखा है कि मतलब अधिकतर जितना भी फार्म अभी मैंने सर्वे किया है वो 35 हम्म। से 40 तक ही रहता है। हाँ, 35-40 फीट फार्म रख सकते हैं, इसी फार्म रख सकते हैं। लेकिन जो ओपन फार्म है अगर आप इतना बड़ा रखेंगे तो फिर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होगी, फिर उसमें बीमारियां आती रहेंगी, फिर परेशान रहता है जी फार्मर उसको मैनेज करने में। प्लस जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए 30 दिन में 2 किलो का बच्चा होने चाहिए, एक जी 1.4 एफसीआर पे 2 किलो का हो जाना चाहिए 30 दिन में, फिर वो नहीं आता है। आप रिजल्ट देखिएगा उनके फार्म में तो जी जी। 99% 95% फार्म में रिजल्ट आता ही नहीं है। अभी भी जो फॉर्म मैं चला रहा हूँ वो 30 फीट है चौड़ाई। हाँ, तो अगर 30 फीट चौड़ाई है तो या तो अगर उसको आप 20 फीट कर सकते हैं तो कर लीजिए, या फिर क्या नाम नहीं कर पा रहे हैं तो ऊपर जो हमने बताया ना कि फार्म के डिजाइन में जो ऊपर रिज वेंटिलेशन होता है, जी फार्म के ऊपर से रिज वेंटिलेशन होता है, या आपके जो वेंटिलेटर लगते हैं गोल गोल घूमने वाले, वो वेंटिलेटर लगवा लिए हाँ। 10-20 फीट पे, जिससे कि जो ओके। बीच की हवा है वो निकल जाए, है ना। जी जी जी। थैंक यू हाँ, सर। वो लगवाना जरूरी है आपके लिए, नहीं तो फिर वही जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, वो सब वहीं पर रुका रहेगा। प्लस जो ओपन फार्म का, देखिए ओपन फार्म का मतलब ये होता है कि वहां पर नेचुरल वेंटिलेशन होता है। अब अगर आपने ओके। ओपन फार्म इतना चौड़ा बनवा लिया कि नेचुरल वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है तो ओपन फार्म का जो उद्देश्य है वो खत्म हो जाता है। जी नहीं, अधिकतर मैंने ऐसे ही देखा है 30 35 हाँ 40। हाँ, पहले देखिए देखिए ऐसा है कि पहले जो फार्म बने थे वो पहले जो जेनेटिक पोटेंशियल था आपके ब्रायलर बर्ड का उसके हिसाब से बने तो ठीक थे, क्योंकि जी पहले जो आप 15 साल 20-30 साल पहले देखेंगे तो बर्ड आपका लगभग 50 दिन में 2 किलो होता था। ठीक है, जी। तो वो आज की तुलना में धीरे धीरे बढ़ता था, तो धीरे धीरे बढ़ता हाँ था तो धीरे धीरे दाना खाता था।
ठीक है, जी, और धीरे-धीरे सही। ऑक्सीजन धीरे-धीरे लेता था, ठीक है, अमोनिया हाँ, धीरे-धीरे पैदा होती थी, तो वो मैनेज हो जाता था उस समय पर। प्लस क्या नाम बीमारियां जो होती थी हमारी, वो इतनी ज्यादा उसके वायरस या बैक्टीरिया जो है म्यूटेट नहीं हुए थे। म्यूटेट का मतलब होता है कि जैसे जैसे बीमारियां खत्म करने की दवाइयां आती आती है, वैसे वैसे वो भी बैक्टीरिया और वायरस भी अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, जी, है ना। वो जी, भी अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, इसलिए इसलिए जो है लगातार आप देखेंगे कि आज के समय में क्या है कि इकोलाई के इतने स्ट्रेन हो गए हैं कि आप कई बार ऐसा होता है फार्मर पिछले लॉट में जो दवा लगाता है इकोलाई के लिए काम कर जाती है, अगले लॉट में लगाता है नहीं काम करती है। हाँ। ऐसा भी होता है ना, क्योंकि इकोलाई के बहुत सारे स्ट्रेन हो गए हैं, इस तरीके से आईबीएस के कई सारे स्ट्रेन हो गए हैं, अच्छा, है ना। अब केवल अगर हम बीमारियाँ तो कई तरह की, हाँ, वो इस तरह की नए-नए बीमारियाँ आ हाँ, रही हैं। फिर क्या नाम फार्मर पैनिक हो जाता है, पैनिक आने आकर के फिर वो एक के बाद एक हैवी एंटीबायोटिक लगाना शुरू कर देता है। उसमें क्या होता है, बच्चा सूखना शुरू हो जाता है, फिर वो हैरान हाँ, परेशान होता है, फिर मल्टीविटामिन लगाता है, नेफ्रोटेक लगाता है ना। तो हुँ, जो चीजें आपकी मैनेजमेंट के लेवल पे मैनेज की जा सकती हैं, उसको वहां पे मैनेज कर लीजिए, तो आपको ज्यादा हैरान परेशान बाद में होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, सही इकोलाई का सही। बैक्टीरिया, इकोलाई का है, इकोलाई है, आईबीएच है, इन सबके जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये पहले से ही पेट में होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा, ओके। पहले से ही बर्ड के शरीर में होते हैं, ये तब हमला करते हैं, तब ये सामने आते हैं जब हाँ, वो बर्ड स्ट्रेस जेनेटिक में रहता होता है। होगा वो, नहीं नहीं, जेनेटिक आता होगा वो तो। ऐसा होता है ना कि आपके जो इंसान के पेट में भी क्या नाम जो इकोलाई के बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो दिखते तब है जब इंसान की इम्यूनिटी कमजोर होती है। इम्यूनिटी कब कमजोर होती है, जब वो तनाव वाले जीवन, मतलब तनाव जैसे होता है, जैसे मान लीजिए तनाव तरीके तरीके का होता है, जैसे मान लीजिए गर्मी से तनाव है, ठंडी से तनाव है, हवा पर्याप्त नहीं मिल रही तनाव है। जैसे छोटी सी जगह पे कई लोगों को बैठा दीजिए तो कहते नहीं कि यहाँ सफोकेशन हो रहा है, हमको घुटन सी हो रही है। हाँ, हाँ, तो जब जी, आपको घुटन हो रही है तो बर्ड को भी घुटन होती है, वो भी एक जीव ही है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो लगातार स्ट्रेस में रहेगा तो सब कहाँ जाएगा, बॉडी पे ये सर जाएगा। जी सर, और ये इसके बताइए सर, अलावा जैसे पानी लीकेज होता होगा जैसे ड्रिंकर से या वो फिर उससे, तो उससे भी कुछ हम्म, बीमारियाँ आती हैं क्या? हाँ बीमारियां क्योंकि आती हैं, इसीलिए तो भूसा वेंटिलेशन भूसा जरूरी गीला है ना। होते जाता है। जी, इसीलिए तो आपको वेंटिलेशन जरूरी है ना। नहीं तो ओपन फॉर्म तो ऑलरेडी ओपन रहता है। अभी गर्मी के टाइम ठीक है, अपना पर्दा गिरा देते हैं, लगा देते हैं। पर जैसे उसके बाद भी पानी लीकेज गिर रहा है, भूसा गीला हो गया है नीचे पानी जमीन वगैरह, पर। पानी वगैरह जो गिरता है, वो इसीलिए तो जो हाइट है ड्रिंकर की बढ़ाते जाना रहता हो, नहीं तो क्या नाम बर्ड उस पर चढ़ चढ़ के पानी गिराता रहेगा, वो नीचे रहेगा तो। जी, एक जी, ये भी फायदा है ना ड्रिंकर की हाइट उठाने का। प्लस जो पानी गिरता है तो उस पर जहाँ पानी गीला होता है वहां पे थोड़ा चूना डाल दीजिए तो सूख जाता है, वहां पे जो बैक्टीरिया पैदा हो रहा होता है उसको चूना मार देता है। हालांकि जो अच्छा, हालांकि जो हमारा प्रोबायोटिक है उसको आप पानी में डालकर यूज करते हैं तो वो कहीं भी पानी गिरता है तो वहां से भी वो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। मतलब जी, उस जी, जी, पानी की सर, खासियत ये है कि अगर वो पानी गिरता है जहां पर तो बैक्टीरिया वहां पर पैदा नहीं होता है, उल्टा खत्म हो जाता है बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि वो वाटर सैनिटाइजर का भी काम करता है। अब उसको आप मैं तो एक सर वो परसेंट की, खिड़कियाँ का भूसा गीला रहता है वो निकलवा के नया भूसा तुरंत डलवा देता हूँ। गीला वाला को फेंकवा देता हूँ हाँ और हाँ कर तुरंत नया सकते भूसा। हैं, कर सकते जी, हैं। हालांकि जब अगर आप ड्रिंकर की हाइट सही रखे रहेंगे, फार्म जो है आपका जैसे हमने बताया वैसे रहेगा। गर्मी के मौसम में तो ऊपर आप फैन भी चलाते हैं, फैन से भी सूख जाता है काफी। प्लस जो है जी, आप बिल्कुल। हर रोज रोज एक बार या हर 2 दिन में एक बार जो है भूसा पलटवाते रहते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। ओके। हाँ, जी, थैंक यू सर। किसी को और कोई सवाल हो तो बताइए, अगर सवाल ना हो तो आज यहीं पर क्लोज करते हैं। बाद में अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल आता है तो आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं। इसकी